नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुरंग में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए देश और दुनिया के एक्सपर्ट को बुलवाया। पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश का आश्वासन। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए अब नए सिरे से बनी कार्य योजना। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही सबवे टनल समेत कई प्लान्स पर हो रहा काम। विदेशों से भी मंगाई जा रही मशीनें। 2024 में उत्तराखंड करेगा 38वें खेलों की मेजबानी। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा खेल महकमा। खेल मंत्री बोली, देवभूमि के बाद खेल भूमि बनने की ओर अग्रसर उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी छठ की धूम। राजधानी देहरादून में व्रती महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य को दिया अर्घ। नदी किनारे उमड़ा सैलाब। उत्तराखंड में भी छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों की। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए अभियान जारी है। जायजा लेने के लिए रविवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौके पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और रेस्क्यू के विकल्पों पर चर्चा की गई। वहीं देश और विदेश से भी ऐसे मामलों के एक्सपर्ट को बुलवाया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि पहली प्राथमिकता फंसे हुए पीड़ितों को भोजन, दवा और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। वहीं मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी सुरंग में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर नीरज खेरवाल को नोडल अफसर बनाया है। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है। और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए। 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है। और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे को 8 दिन हो गए हैं और जहां एक तरफ लोगों को बचाने के लिए सुरंग के बाहर प्लान बनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सुरंग में फंसे श्रमिकों का सब्र का बांध टूटने लगा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। और उधर अधिकारियों ने रेस्क्यू के लिए अब नए सिरे से कार्य योजना तैयार की है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी टनल हादसे का 8वां दिन। हफ्ते भर में भी नहीं निकला कोई समाधान। रेस्क्यू के लिए तैयार किया नया प्लान, मगर सुरंग के अंदर मचा कोहराम। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 8 दिन से 41 मजदूर जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाने के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है, तो वहीं सुरंग के भीतर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान भी जारी है। मगर अब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक नई रणनीति पर काम शुरू किया गया है, जिसमें विदेशी विशेषज्ञों की मदद से 6 टीमें अब 5 अलग अलग विकल्पों पर रेस्क्यू अभियान में जुट गई। दरअसल अभी तक सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए मलबे में ड्रिलिंग कर श्रमिकों तक पहुंचने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब मलबे में ड्रिलिंग के साथ साथ सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पहाड़ के ऊपर और सुरंग के दोनों साइड में ड्रिलिंग होगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 6 स्थानों की पहचान की गई है। वहां तक पहुंचने के लिए ट्रैक बनाने का काम सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इसके अलावा सुरंग के एंड पॉइंट यानी कि बडकोट की तरफ से भी निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि सुरंग आर पार खुल सके। बताया जा रहा है कि टनल के ऊपर से ड्रिलिंग के लिए हुए वैज्ञानिक सर्वे के तहत करीब 103 मीटर चौड़ाई वाले क्षेत्र में ड्रिलिंग की जाएगी। वहीं सुरंग के साइड से ड्रिलिंग के लिए 177 मीटर की दूरी मिली है। ये वो 5 विकल्प है जहां रेस्क्यू अभियान शुरू कर श्रमिकों को बचाने का प्रयास किया जाना है। मगर इन सभी प्रयासों से बेखबर मजदूर सुरंग के भीतर जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं।
उनके पास ना तो सही से खाना पहुंच पा रहा है और न ही पीने का पानी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू टीम टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक पहुंच नहीं बना पाई, जिसकी वजह से अब सुरंग में फंसे लोगों की उम्मीदें भी टूटने लगी है। ऐसे में अब सवाल यही है कि रेस्क्यू अभियान के लिए जो नई रणनीति बनाई गई है वो कितनी कारगर साबित होगी और इस नए रेस्क्यू प्लान के जरिए क्या टनल में फंसे लोगों तक पहुंचना आसान हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इस अभियान पर देश भर की निगाहें टिकी है और इंतजार सिर्फ सुरंग में 41 जिंदगियों के सुरक्षित बाहर निकलने का किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व प्रकृति से जुड़ने एवं उसे सम्मान देने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंधों को मजबूती देने वाला लोक आस्था से जुड़ा ये महापर्व हमें स्वच्छता का भी संदेश देता है। बता दें कि प्रदेश भर में छठ पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। भक्तों ने घाट पर जाकर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया है। कई जगहों पर लोगों ने अस्थायी छठ घाट भी बनाए हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम कांग्रेसियों ने अपने नेता को श्रद्धांजलि दी, साथ ही देश हित में किए गए उनके कार्यों को याद किया। कांग्रेस नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि आज हर कांग्रेसी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेता है। इंदिरा जी भारत की नहीं विश्व की महान जननायिका रही हैं और भारत की राजनीति में नहीं है, विश्व की राजनीति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे 104 देशों का गुटनप्रेक्ष सम्मेलन कराने की बात हो, गरीबी हटाओ की बात हो, राजाओं के प्रिविलेज खत्म करने की बात हो और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात हो, गरीबों के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम लाने की बात हो, तो इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने विद्या समीक्षा केंद्र की धीमी प्रगति पर लापरवाही बरतने के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों के वेतन को रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विद्या समीक्षा केंद्र अहम भूमिका निभाने वाले हैं, लेकिन कार्यों की प्रगति धीमी होने की वजह से अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। विद्या समीक्षा केंद्र है और पूरे स्कूली सिस्टम को ऑनलाइन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान हम लोग चला रहे हैं और पहले उसमें जो प्रगति थी, कल जब मैंने समीक्षा किया तो उसमें और पीछे आए हम लोग, तो उसमें किसी भी स्थिति हम इसको जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं और वो चूँकि आने वाले समय में ट्रांसफ़र को भी हम ऑनलाइन करने वाले हैं, अटेंडेंस ऑनलाइन होने वाली है, जो बच्चों का असेसमेंट है वो ऑनलाइन होने वाला है, तो उसमें अगर हम लोग ढिलाई करेंगे तो फिर ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने जो भी जिम्मेदार है, क्योंकि पहले हम लोगों ने काफ़ी प्रगति कर ली थी और फिर पीछे आ गए हैं, तो वो जिम्मेदारी तय करते हुए कि हमने कहा कि जो पिछला हुआ उसको पूरा करना और आगे भी हमें बढ़ना है। जो भी जिम्मेदार हैं उसमें, चाहे मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या प्रभारी जो भी हैं, सभी का हमने वेतन रोक दिया है। नैनीताल में भूमाफिया पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भूमाफिया अमृतपुर साथ ही जमरानी क्षेत्र में सक्रिय हैं। बता दें कि स्थानीय लोगों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से भूमाफियाओं की शिकायत की है। लोगों ने बताया कि क्षेत्र में कई ऐसी जगहें हैं जिस पर किसान परिवार पिछले 100 सालों से काबिज है, लेकिन किन्हीं कारणों से खाता खतौनी उनके नाम नहीं चढ़ पाई है और अब कथित तौर पर भूमाफिया उनकी जमीनों को गुपचुप तरीके से बेच रहे हैं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर ने फरियादियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आज अधिकतर जो समस्याएं आई हैं वो लैंड की तो खैर थी ही, लेकिन एक जो प्रमुख समस्या वो इस तरह से आई है, जो भीमताल क्षेत्र में कुछ ऐसी ज़मीनें हैं जिसमें वर्तमान में जो किसान हैं वो कई वर्षों से हैं, कोई 100 वर्षों से है, कोई 50 वर्षों से है। इत्तेफाक ये है कि उनके म्यूटेशंस जब उन्होंने ज़मीन खरीदी होगी या फिर जो कब्जे में होंगे, सेल डीड भी है कई जगह, उनके नाम म्यूटेशंस नहीं हो पाए, तो खतौनी में पुराने लोगों के नाम ही विरासतन चले आ रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा के कुछ ऐसे तत्व जो कि लैंड फ्रॉड करते हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इन ज़मीनों की सेल हो रही है। उधर जम्मू में तैनात जवान असीम का पार्थिव शरीर उनके आवास दिनेशपुर पहुंचा। शहीद का पार्थिव देह देखकर गांव में कोहराम मच गया। शहीद जवान असीम के परिवार में भी कोहराम पसरा नजर आया। आपको बता दें कि जवान असीम जम्मू के खटोला ग्राम सभा के
लखीमपुर में ऑन ड्यूटी सड़क हादसे में शहीद हो गए थे। असीम अपने पीछे बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 10 साल के बेटे के अलावा एक भाई छोड़ गए हैं। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और 2004 में उनकी जॉब लगी थी 72वीं इंजीनियरिंग बटालियन रुड़की से। और इनका सभी से मेल मिलाप, सबसे मिलना जुलना और सबके प्रति इनका व्यवहार जो था बहुत अच्छा था। और आज जो है इस शोक की लहर में सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आकस्मिक उनके इस तरीके से चले जाने से, सब कुछ छोड़ के जाने से। ये विषय अपने प्रोटोकॉल पे होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से, मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हूँ और इस परिवार के साथ हम पूरी तरीके से खड़े हैं। आज आपको एक ऐसे बेटे की दास्तां दिखा रहे हैं जिसने बड़ी बेरहमी के साथ अपनी मां का कत्ल कर दिया, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखकर पाला पोसा और जब पैदा हुआ तो 30 साल तक उस पर अपनी ममता को निछावर किया, उसके नाज नखरों को उठाया और उस ममता का सिला बेटे ने मां को खौफनाक मौत से दिया है। देहरादून में हुई इस खौफनाक वारदात को बताती ये रिपोर्ट देखिए। 55 साल की मां का कातिल बेटा, कत्ल से दिया मां की ममता का सिला, लोहे की रॉड से सिर और चेहरे पर किए कई वार, कत्ल के बाद बोला मेरे ऊपर आई थी दैव्य माता। ये घटना राजधानी देहरादून के पौष इलाके जज कॉलोनी की है, जहां मुरादाबाद के डीएसपी मलखान सिंह की पत्नी बबीता पिछले 2 दशक से अपने 30 साल के बेटे आदित्य के साथ रह रही थी, लेकिन इस बात से बेखबर कि इस आशियाने में शुक्रवार की रात उनकी आखिरी रात होगी और उनकी हत्या का कातिल कोई और नहीं वो बेटा होगा, जिस पर अपनी ममता को उस बदनसीब मां ने 30 साल लुटाया। जी हाँ, आदित्य ने शुक्रवार रात के पहर में अपनी ही मां को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, जिसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी के पिता मौकाए वारदात पर पहुंचे। पिता ने बताया कि पत्नी को शनिवार सुबह से फोन कर रहे थे, लेकिन फोन नहीं उठाया, जिस पर उन्हें अनहोनी का एहसास हुआ तो पुलिस की वर्दी में ही उत्तर प्रदेश से देहरादून का फासला तय कर लिया। घर पहुंचने पर पत्नी को कई आवाज लगाई मगर दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर जब बेटे को पुकारा तो बेटे ने दरवाजा खोला। पिता ने देखा कि बेटे के हाथ खून में सने हुए हैं और घर का फर्श लहूलुहान है। इस खौफनाक मंजर को देखकर पिता के होश हवास उड़ गए और घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। घटना स्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद आरोपी बेटे ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उस पर दैवीय शक्ति आ गई थी, जिसके बाद उसने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। उसके सिर और चेहरे पर लोहे की रॉड से कई वार किए और अपने हाथ की नस को काट लिया। वहीं हत्यारोपी के पिता डीएसपी मलखान सिंह ने बताया कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उधर पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी को हिरासत में भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मगर इस घटना ने हर शख्स को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या कोई बेटा अपनी ही मां का कातिल हो सकता है। देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल ने नगर निगम के सफाई कार्यों के निरीक्षण के साथ ही नामित नगर निगम के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों में तैनात सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को विशेष सफाई अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि नगर निगम का विशेष प्रयास है कि शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो सके। शहर में जमा होने वाले कूड़े के ढेरों को कम करने की भी बात कही गई है। देखिए, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको सफाई व्यवस्था के लिए विभिन्न वार्डों में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नोडल नामित किया गया है और उनको निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का पूरा मौका मुआयना करेंगे और इसमें जो भी इश्यूज हैं सफाई से संबंधित, चाहे वो डस्टबिन के पास क्लियरेंस वेस्ट का ना होने के, या कहीं पे जीवीपी पॉइंट्स बन रहे हैं उनके संदर्भ में, या कहीं पे ड्रेन्स वगैरह के सिविल वर्क्स का इशू है,
तो इन सभी इश्यूज को अपने स्तर से रेक्टिफाई करवाएंगे। अक्सर देखने को मिलता है कि अपने वाहनों को सबसे अलग दिखाने के चक्कर में कुछ लोग वाहनों पर दूसरा रंग करवा देते हैं और जो कि गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार गाड़ी की आरसी पर जो रंग होता है वही होना चाहिए और अगर उस पर पेंट करवाया जाता है तो ये नियमों के खिलाफ है और गाड़ी में दूसरा रंग या दूसरे रंग के स्टिकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और गैर कानूनी भी है। देहरादून आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा के अनुसार ऐसा करने वाले वैधानिक कार्यवाही वाहन स्वामी के खिलाफ की जाएगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कोई भी गाड़ी हो जिसका की कलर उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। गाड़ी का कलर को रीपेंट कराया जा सकता है। जैसे सफेद गाड़ी है तो सफेद ही करा जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्लू है तो ब्लू। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार किसी भी गाड़ी का कलर बदला नहीं जा सकता। ब्लू को व्हाइट नहीं किया जा सकता, व्हाइट को ब्लैक नहीं किया जा सकता है। ये एक अपराध है और रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस को अपने स्तर से चेंज करने पर ना सिर्फ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, साथ में 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना भी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुरंग में फंसे श्रमिकों के रेस्क्यू के लिए देश और दुनिया के एक्सपर्ट को बुलवाया। पीड़ितों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश का आश्वासन। उत्तरकाशी टनल में 8 दिन से फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए अब नए सिरे से बनी कार्य योजना। वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही सबवे टनल समेत कई प्लान्स पर हो रहा काम। विदेशों से भी मंगाई जा रही मशीनें। 2024 में उत्तराखंड करेगा 38वें खेलों की मेजबानी। राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में जुटा खेल महकमा। खेल मंत्री बोली, देवभूमि के बाद खेल भूमि बनने की ओर अग्रसर उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी छठ की धूम। राजधानी देहरादून में व्रती महिलाओं ने अस्ताचल सूर्य को दिया अर्घ। नदी किनारे उमड़ा सैलाब। उत्तराखंड में भी छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है।